तो हेलो एवरीवन। मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं नर्सिंग गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर 4 को सॉल्व करने वाले होंगे, जो कि आपके एम्स पैरामेडिकल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग 10 मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग अभी तक हम 3 मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो नहीं देखें, मतलब इससे प्रीवियस वाली वीडियो, तो सबसे पहले नर्सिंग गुरुकुल में ही जाइए और वहां पे देखिए सर अपने बाकी के जो पहले के जो 3 क्लासेस थे उस क्लासेस को देखिए, उस पेपर को सॉल्व कीजिए और देखिए सर मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, है ना, मुझे कितनी और तैयारी करने की आवश्यकता है। ये तमाम सारे बातें आपको वहां समझ में आएंगी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं वो सभी चीज हम लोग वहां पे डिस्कस किए थे। और आप लोग को लेवल की बात कर लें सर, लेवल का हम लोग फर्स्ट पेपर में हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे काफी इजी, फिर उससे हार्ड मॉडरेट करते हुए हम लोग टफ की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें से आज की जो अपना मॉडल पेपर 4 नंबर का, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, और साथ ही साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन मिलने वाले होंगे काफी थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, और आपको धैर्य से इस क्लास को देखना है और क्लास को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्लास से पहले आप लोग रिवाइज कर लिए होगे, अपने नोट्स, अपने कॉपी, जो भी शॉर्ट नोट्स आप बना के रखे होगे, या फिर एनसीईआरटी बुक आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लिए होगे वन बाय वन टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी कि क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठोगे, जिससे पूरी कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्लास पर है। और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने हम एक्सप्लेन करेंगे या फिर आपके सामने नोट डाउन करेंगे, आप अपनी कॉपी में एज इट इज उसको नोट डाउन करते चलिएगा। और आपको ऑलरेडी बताया था सर, एमसीक्यू की अलग से कॉपी बना के रखिए, जहां पे आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन आपको एक जगह, एक कॉपी में, एक नोट्स में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सर आज का अपना पहला क्वेश्चन, और देखते हैं सर पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ेंगे। आपको पहले हर क्लास में हर बार आपको बताते हैं सर, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िए, तो आपका ऑप्शन भी आपका वहां से करेक्ट होगा। चलिए सर, पहला क्वेश्चन है अपने पास कि विच हार्मोन रेगुलेट द कार्डियक रिदमिक इन द ह्यूमन, है ना। कार्डियक रिदमिक का कौन कंट्रोल या फिर कह लें सर कौन रेगुलेट करने का काम करता है, किस हार्मोन के माध्यम से ये रेगुलेट हो रहा होता है। तो ये क्वेश्चन कहां से आया सर? आपके हर्ट से आया है। कहां से आया भैया? आपके हर्ट से आया, ह्यूमन हर्ट से आया। तो यानी कि आपके ये ध्यान रखना है सर, ह्यूमन हर्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। चाहे उस पर रिदमिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ से रिदमिक का है सर, डबल सर्कुलेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या अलग अलग फाइलम का कौन कौन उसका जो इवोल्यूशनरी बेसिस है हर्ट्स का, है ना, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको बात को आप ध्यान में रखिएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन को ध्यान में देखें सर, मेलिटोनिन, कॉर्टिसोल्स, इंसुलिन और एड्रेनलिन। तो आपको याद आ रहा हो सर, एड्रेनलिन की बात करते हैं तो इसी को, और यहाँ पे हम बोलते हैं सर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और ये कहाँ से सर्कुलेट हो रहे होते हैं सर? सिक्रीट होते हैं सर अपने एड्रिनल ग्लैंड से, जिसे हम क्या बोलते हैं सर? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके थे आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं सर इंसुलिन की। तो इसका जो सिक्रीशन होता है, स्टिमुलेशन होता है, वो कहां से होता है सर? पैनक्रियास से होता है, बीटा सेल से होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से होता है। ये कई दफा आपको बता चुके हैं। यहाँ पे हम बात करना है सर, किस हार्मोन के माध्यम से ये रेगुलेट किया जाता है सर? क्या? कार्डियक रिदमिक ह्यूमन में तो वो होता है सर मेलिटोनिन। क्या होता है भैया? मेलिटोनिन होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक बात और बता दें, आप यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे आउट ऑफ 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, इससे आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा, एक आकलन हो जाएगा सर हमको और कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं सर, कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज द इम्परमिएबल टू वाटर। यानी कि नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि इम्परमिएबल होता है सर वाटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है सर अभेद होता है ना, जल के लिए अभेद होता है। तो ऑप्शन है अपने पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको पीसीटी के नाम से जानते हैं, डिसेंडिंग लिप्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना, या फिर असेंडिंग लिप्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, या फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, है ना, आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी से, एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले पोर्शन से। अच्छा, यहाँ पे हम नेफ्रॉन की बात करते हैं सर, कई दफा बताएं सर, इसी को क्या बोलते हैं सर? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ पे जो अपना इम्परमिएबल टू वाटर की बात करते हैं तो ये होता है सर असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या होगा भैया? असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। यानी कि कुल मिला के बात करें तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अगर ये आपका करेक्ट हो रहा है तो अपने कॉपी में मार्क कर लिए सर, मेरा एक और क्वेश्चन क्या हो गया सर? करेक्ट हो चुका। चलिए बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3, 4 हम यहाँ से देखते हैं सर क्या है कि विच एंजाइम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ आरएनए इन द सेल। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना। सेल बायो से कह लें या फिर आप कह ले सर, हाँ चलो सेल बायो से कह सकते हैं, है ना। तो वहां से आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ आरएनए की बात की जा रही है सर। आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए किस एंजाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पे हम डीएनए की अगर बात करें तो ये डीएनए को अगर ब्रेक डाउन करना हो तो वहां पे डीएनए एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं सर? आरएनए की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी यहाँ पे बात होगी सर आरएनए। क्या होगा सर? आरएनए होगा। अगर बोल दिया सर किसी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो वहां पे लाइगेज की बात कर दी जाएगी, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं उसको। तो ये तमाम सारे बातें हैं, बायोटेक में हम लोग इसको पढ़े थे, समझे थे, और उसको आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं कि विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन द स्कल बोन। जो अपना स्कल है यहाँ पे किस टाइप का ज्वाइंट हमको देखने को मिलता है? किस टाइप का ज्वाइंट देखने को मिलता है? तो क्या यहाँ पे हिंज ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है ना, या फिर फाइब्रस ज्वाइंट होता है, या फिर आपका सेनोवियल ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सर स्कल की बात कर रहे हैं तो स्कल में किस टाइप का ज्वाइंट होगा? तो यहाँ पे हम बताएंगे सर क्या होगा सर? यहाँ पे फाइब्रस ज्वाइंट आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 और 6 यहाँ से हम लोग देख लेते हैं सर। 5 है अपने पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। देखो काफी इजी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है सर। लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है? जैसे अभी हम लोग बात किए सर किडनी का फंक्शनल यूनिट, उसी तरह लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है? तो वो होता है सर एल्वोलाई। क्या कहेगा भैया? एल्वोलाई करेगा। वहीं पर हम प्लूरा की बात करते हैं सर तो ये क्या होता है सर? ये लंग्स का मेम्ब्रेन होता है, लंग्स का कवरिंग मेम्ब्रेन होता है, कवरिंग मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, कवरिंग मेम्ब्रेन होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जिब्रेलिन प्रमोट्स। ये जिब्रेलिन होता है वो किसको बढ़ावा देता है? ऑप्शन है अपने पास क्या? सीड डॉर्मेंसी को, फ्रूट रिपिंग को, यानी फ्रूट्स को पकाने के लिए। चलो ऑप्शन थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 6 है कि सी है कि अपना स्टेम की इलॉन्गेशन के लिए या फिर लीफ फॉल के लिए। तो आप बताओ सर जिब्रेलिन की बात कर रहे हैं तो जिब्रेलिन में हम क्या करते हैं सर? स्टेम को इलॉन्गेशन करने के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे, स्टेम की इलॉन्गेशन की बात हम यहाँ पे करेंगे जिब्रेलिन के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी भी अपने यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन अकर इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 12th के पोर्शन से, है ना। अब देखो क्या है सर? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फ्लावरिंग प्लांट में? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यानी कि आपको एक पुष्प के पौधे में निषेचन कहाँ होता है ये चीज बताना है। तो निषेचन की बात करेंगे तो ये आपके ओव्यूल्स में होते हैं। कहाँ होते हैं भैया? ओव्यूल्स में होते हैं। ये तो रही बात सर फ्लावरिंग प्लांट की। अच्छा फ्लावरिंग प्लांट किस डिवीजन से बिलोंग करते हैं? तो वहां पे हम बताएंगे सर एंजियोस्पर्म से। कहां से होते हैं सर? एंजियोस्पर्म से होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। लेकिन वहीं पे हम बात कर लें सर कि ये जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमिट्स है, ये ह्यूमन में कहां होते हैं? तो आप बताओगे सर फैलोपियन ट्यूब में। अगर ह्यूमन की बात करें तो सर क्या होता है सर? फैलोपियन ट्यूब होता है। और अगर वहीं पे हम प्लांट्स की फ्लावरिंग प्लांट की बात कर लें तो वहां पे ओव्यूल्स हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सर? सी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलिए देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द इकोसिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट है कि जो परिस्थिति तंत्र होता है उसको जो प्राथमिक उत्पादक कौन होता है इसकी बात करनी है आपको। क्या हर्बीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, या फिर फंजाई होते हैं? तो आपको ऑलरेडी पता होगा सर हर्बीवोरस कौन होते हैं? जितने भी प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स ईटर होते हैं, ग्रीन प्लांट ईटर होते हैं, वो क्या होता है सर? आपके हर्बीवोरस होते हैं। लेकिन वहीं पर हम क्या बात कर रहे हैं सर? प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं इकोसिस्टम में, तो वो क्या होते हैं सर? ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। वो क्या होते हैं सर?
ग्रीन प्लांट होते हैं, इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगर आप पिरामिड्स बनाते होगे तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाओ सर, ग्रीन प्लांट्स को यहाँ पे इंक्लूड करते होगे, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स इंक्लूड करते हो। उसके ऊपर क्या होगा सर, यहाँ पे हम किसी इंसेक्ट को लगा देते हैं, है ना, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो जाता है। ठीक, अब इस इंसेक्ट के बाद क्या हो गया सर, फ्रॉग हो गए, है ना, फ्रॉग के बाद स्नैक हो गए। ये चीज आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स जब हम देखते हैं तो ये चीज हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 पे और 10 पे। 9 है कि विच एंजाइम डिफिशियंसी कॉज द नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखो ये आपके डिसीज से एक या फिर कह लें सर डिफिशियंसी से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर पूछा जाए सर नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, तो आप बताओगे सर विटामिन ए के। किससे होता है सर, विटामिन ए से। अगर वहीं विटामिन डी की बात करें तो रैकेट्स हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, है ना, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगर आप चलो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो विटामिन डी के बारे में। चलो आ जाता है सर क्वेश्चन नंबर 10 पे कि विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसेप्टेंट, है ना, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट हम किसे कहते हैं, किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं। तो आपको ये फ्लो डायग्राम बना के बताए थे कि जब भी आप ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा जाए कि यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सर क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा सर ए, यहाँ पे लिखिएगा सर बी, इन दोनों को मिला के लिख दीजिए सर ए बी, और इधर लिख दीजिएगा ओ, है ना, ये कंडीशन आप बना दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा सर, इसको एरो इससे मिला दीजिएगा, इसका एरो इससे मिला दीजिएगा, इसका एरो इससे और इसका एरो इससे, ठीक है, ये कंडीशन आप यहाँ पे क्लियर करिए। अब देखो ओ वाले हैं, ये सबके तरफ ये तीर जा रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे सर, यूनिवर्सल डोनर हो जाएंगे, यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल डोनर हो जाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा ए बी के पास सभी तीर आ रहे हैं यहाँ पे, ये ए बी क्या हो जाएगा सर, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट हो जाएंगे। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सर, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट की बात की जा रही है। तो देखो किसके पास आ रहा है सर, ए बी के पास आ रहा है। तो ए बी पॉजिटिव जो होता है ये यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कहला जाते हैं, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और 9 की बात करें तो यहाँ पे भी अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए। आई होप कि अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और इसमें से आपका 7+ या फिर 8+ क्वेश्चन आपके करेक्ट चल रहे होंगे, ठीक है। चलो 11 और 12 हम लोग यहाँ देख लेते हैं सर, क्या कि द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन मसल्स, यानी कि मांसपेशियों के संकुचनशील प्रोटीन कौन से होती हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की बात करते हैं और कहाँ पे मसल्स की, तो यहाँ पे क्या होता है सर, एक्टिन और मायोसिन है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है, मायोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन, सर हीमोग्लोबिन नहीं आएगा यहाँ पे, कोलेजन इलास्टिन ये भी नहीं, ट्रोपोमायोसिन नहीं, एक्टिन और मायोसिन की हम यहाँ पे बात करेंगे। अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ए अपना यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट। बढ़िया, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं सर, क्या लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या कहलाते हैं, माने मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथियां क्या कहलाती हैं। आपको कई दफा बता चुके हैं सर, क्या होता है सर, लीवर होता है ना। लीवर के बारे में और बातें बताया सर, इसको बीजी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल, है ना, ये सारा फॉर्मेशन आपके लीवर में ही हो रहा होता है, ठीक। अच्छा ये थायराइड की भी हम लोग बात की लिए थी सर, क्या करता है सर, ये रेगुलेट करने का काम करता है, इसका इंपॉर्टेंट है सर, रेगुलेट दी मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना, रिएक्शन कह लें सर, एक्टिविटी कह लें, ठीक है। तो यानी कि जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटियां हो रही हैं, रिएक्शन हो रहे हैं, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है सर, थायराइड ग्लैंड करता है, जहां सिक्रीट क्या होता है सर, थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन यहां से हो रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12 का अपना सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, 13-14 कि विच ऑफ दिस इज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है, कौन सा ऐसा रोग है ना, जो कि आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाएगा। ट्यूबरक्लोसिस को अगर हम, बहुत लोग खुश हो क्या बोलते हैं सर, टीबी का नाम दे देते हैं, ठीक है, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। सिम्फिल्स की बात कर लें कि टाइफाइड भी ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता। अगर किसी पर्सन को टाइफाइड हुआ है और वो इंटरकोर्स कर रहा है, पॉपुलेशन कर रहा है, तो डिजीज ट्रांसमिट नहीं होगा। अच्छा हाँ, यहाँ से कौन से आपका टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका विडॉल टेस्ट होता है, कौन सा होता है सर, विडॉल टेस्ट होता है, जिससे हमको
पता चल जाता है सर पर्सन को टाइफाइड तो नहीं हुआ है ना, ब्लड टेस्ट के माध्यम से। तो अगर हम बात करें सर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, तो ये सिंपल्स क्या होती है भैया, सिंपल्स होती हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर बॉडी का कोई सलाइवा के माध्यम से ट्रांसमिट हो जाएंगे, ब्लड के माध्यम से ट्रांसमिट हो जाएंगे, या फिर कोई भी अदर टाइप्स का बॉडी फ्लूइड जो होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, उसके माध्यम से क्या होगा सर, ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें सर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो वाटर होती है ना, वहां से भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर, आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में। तो यहाँ पे आपका सिम्फिलिस जो होगा वो यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन हो रहा होगा। 14 की बात कर लेते हैं कि विच स्ट्रक्चर इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट, यानी कि आपके क्लोरोप्लास्ट की कौन सी संरचना वर्णक धारण करती है, यानी कि यहाँ पे पिगमेंट की कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। तो क्या यहाँ पे स्ट्रोमा है, ग्रेना है, इनर मेम्ब्रेन है, या फिर थैलेकॉइड से, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। सर यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो आई होप यहाँ पे सभी का ऑप्शन आ रहा होगा सर। क्या 14 पे आप टिक लगाइए सर, किसको 14 पे टिक लगाइए सर, थैलेकॉइड्स। किसको टिक लगाइए सर, थैलेकॉइड्स को लगाइए। क्लोरोप्लास्ट की बात करें सर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे सर, यहाँ पे क्या होता है सर, सिक्के के जैसे यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिखने को मिलता है। ये क्या होता है सर, ग्रेना होता है। ये दो ग्रेना के बीच में इंटरकनेक्टेड होगा वो थैलेकॉइड होगा। इसके बीच में जो एरिया होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, है ना। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये क्लोरोप्लास्ट होता कहाँ है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है सर पत्तियों में, है ना। ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाए। 15 की बात कर लेते हैं, 16 की बात कर लेते हैं सर। 15 है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम बाइंड्स विद। अब देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कैल्शियम किसके साथ जाके बाइंड हो जाता है, वहां पे था सर कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन की बात कर रहे थे ना, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम कैल्शियम की डायरेक्ट बात करें कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कैल्शियम किसके साथ बाइंड हो जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये बाइंड होता है सर ट्रोपोनिन के साथ। किसके साथ भैया, ट्रोपोनिन के साथ ये जाके बाइंड होता है। ठीक है, ये चीज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन हियरिंग। देखो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संरचना होता है जो सुनने में सहायक करता है या सहायक देता है, इसकी बात करना है यहाँ पे। तो क्लोरा है ना, कॉर्निया है, यूट्रिकल्स हैं, या फिर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रखना, यानी कि ये अपना जो पोर्शन है वो ईयर से क्वेश्चन लिया गया है ना, ईयर से क्वेश्चन लिया गया है। अब ये जो ईयर वाले क्वेश्चन है ना वो रेयर केस में देखने को मिलता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी से ये पोर्शन हट चुका है। तो मे भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन अपने को क्या है भैया, जो भी टॉपिक था, है ना, जो भी सिलेबस में इंक्लूड था, वो सारा चीज हम यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से हम सॉल्व कर लें। खुदा ना खास्ता पूछ लिया तो अच्छी बात है, तो कोई नुकसान वाली तो बात है नहीं। तो हम अपने यहाँ पे हियरिंग के बारे में दे रहा है सर। हियरिंग के लिए कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि हेल्प करता हमको कान में, तो वो होता है सर क्लोरा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। 16 का आपका यहाँ पे ए करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसी में हम बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17 और 18 पे। देखो 17 क्या है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स मेनली इन्वॉल्व्स। अब देखो फ्लोएम और जाइलम के आपको कई दफा बता चुके हैं सर, फ्लोएम किसको ट्रांसमिट कर रहा होता है और जाइलम किसको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ये सभी के सभी क्या होता है सर, वैस्कुलर सिस्टम होते हैं। वैस्कुलर सिस्टम होते हैं, जिनको नहीं पता है, जितने नए बच्चे हैं वो अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है, और पुराने वाले बच्चे इसको रिवाइज करते चलेंगे। वैस्कुलर सिस्टम की अगर बात करते हैं सर, वैस्कुलर सिस्टम में तो ये दो टाइप के होते हैं सर। एक होता है सर जाइलम, है ना, जाइलम, और एक होता है सर फ्लोएम। ये चीज आपको पता था। जाइलम को अगर हिंदी में लिखना चाहें तो ज से लिखना स्टार्ट करते हैं, और ज से क्या होता है सर, जल भी होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। फ्लोएम से क्या होता है सर, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फ्लोएम से क्या होता है सर, फूड भी होता है ना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी फूड मटेरियल होते हैं वो किसके माध्यम से ट्रांसमिट हो रहे होते हैं सर, फ्लोएम के माध्यम से होते हैं। और जाइलम की बात करें तो ये वाटर और मिनरल को ट्रांसमिट कर रहा होता है। अच्छा, फूड में कौन से मिनरल्स मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता है सर सुक्रोज। ठीक है, क्या होता है भैया, सुक्रोज होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर करके रख लेता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, प्लांट अगर हम बात करें सर, एनिमल किस फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखता है, तो ग्लूकागॉन के फॉर्म में, है ना, या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। यहीं पे द नेट गेन ऑफ द एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें जो नेट गेन एटीपी होता है वो कितना होता है।
अच्छा, ग्लाइकोलिसिस के बारे में ध्यान दीजिएगा, तो ये 10 स्टेप का होता है, आपको पता ही है, कई दफा बताए हैं सर। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इस पे कि की रोल है ना, ऐसे पूछा जाता है कि आपका, ऐसे पूछा जाता है प्ले की रोल इन इन एनर्जी फॉर्मेशन, इन एनर्जी फॉर्मेशन दे देगा या फिर सिंथेसाइज दे देगा, है ना, दोनों में से कोई भी आपको वर्ड देखने में मिल सकता है। चलो, यहाँ पे कितने एटीपी बन के तैयार होते हैं सर? 2 एटीपी बन के तैयार होते हैं आपके ग्लाइकोलिसिस में, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो ग्लाइकोलिसिस का जो 10 स्टेप है, उसका जितने भी एंजाइम है, एक बार उसको आप देख के जाइएगा, है ना। उस एंजाइम से भी कभी काल आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जब भी ग्लाइकोलिसिस है ना, ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, तो हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में होगा। ये चीज सब आपको एक बार रिवाइज करके जाने हैं, ठीक है। चलो 19 देख लेते हैं कि डीएनए एडेनिन पेयर्स विद, अब डीएनए की बात करते हैं तो एडेनिन किसके साथ पेयरिंग करता है, तो क्या यहाँ पे साइटोसिन है ना, आपका साइटोसिन है, फिर आप दे दीजिए थाइमिन है, यूरासिल है। यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्वेश्चन नंबर 19 का? चलो 19 की बात हम कर रहे थे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे क्या करेक्ट हो सकता है, तो अगर बात करें सर ये किसके साथ पेयरिंग कर रहा होता है, तो ये थाइमिन के साथ ये पेयरिंग कर रहा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। 20 की बात कर लेते हैं सर। देखो 20 है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म। अब देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग फाइलम में, अर्थवर्म में कैसे होते हैं, कॉकरोच में कैसे होते हैं, ह्यूमन के कैसे होते हैं ऑर्गन, फिश में कैसे होते हैं, है ना, फ्रॉग के कैसे होते हैं, ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें से काफी इंपॉर्टेंट है आपका क्या कहते हैं इसका, प्रॉन का, है ना, प्रॉन का बुक लंग्स किस में होता है, और ये सब आपको यहाँ पे ध्यान देनी वाली, ठीक है। चलो अच्छा, ये एक चीज बता दें सर, बुक लंग्स और ग्रीन ग्लैंड ये काफी अलग अलग होता है। अभी आगे क्वेश्चन आया तो वहां पर हम इसको और क्लियर कर देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए अर्थवर्म है, अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो क्या यहाँ पे स्किन होता है, लंग्स होता है, गिल्स होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया की बात करें तो यहाँ पे आप ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया यहाँ पे होगा नहीं। गिल्स की बात करें जितने एक्वेटिक्स होंगे, लंग्स की बात करें तो मैमल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपना स्किन अपना क्या हो जाए सर? करेक्ट हो जाएगा, मॉइस्ट स्किन यहाँ पे आप यहाँ पे करेक्ट। 21 की बात कर लेते हैं सर, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रॉम। ये जो कोलेस्ट्रॉम क्या होता है सर? फर्स्ट मिल्क होता है, मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क होता है, उसको क्या बोलते हैं सर? कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इसका कलर क्या होता है सर? येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। इसमें कौन से एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, तो आप बताओगे सर IgA होते हैं। कौन होते हैं सर? IgA होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कि हाईली न्यूट्रिटिव इन फॉर्म में होते हैं, हाईली न्यूट्रिटिव इन फॉर्म में होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो सबके बारे में हम बात किए थे सर, कौन किस एंटीबॉडी क्या होते हैं, प्रीवियस क्लास में हम सारा डिटेल में हम बात किए थे, है ना। कितने क्लासेस होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के? यहाँ 5 क्लास होते हैं। कैसे याद कर रहे थे सर? गेम डी के नाम से आप इसको याद किए थे, और आई होप कि आप सभी को ये याद होगा, है ना। यहाँ पे क्या बोलते थे सर? IgG कहते थे इसको, फिर IgA कहते थे इसको, फिर IgM कहते थे, फिर IgE कहते थे, और फिर क्या था? IgD कहते थे। आई होप कि ये सभी को पता होगा, अपने नोट्स में आप लोग सभी को इसको लिख लिए होंगे। चलो 21 की बात कर लें सर, कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए किस ब्रेन के किस पार्ट की आवश्यकता पड़ती है, ये चीज आपको बताना है सर। ये आप बताओगे सर क्या होता है सर? हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है। वहीं पे आप ध्यान रखिए सर, स्लीपिंग के लिए, है ना, फूड के लिए, मतलब हंगरी के लिए, एंग्री के लिए, इमोशनल के लिए, ये सभी बातें आपको यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होने वाली होगी। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। 23 की बात कर लेते हैं कि विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज द सुसाइड बैग। ये देखो काफी बार ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, और यहाँ पे आपके सामने आ भी गया कि सुसाइड बैग हम किस कोशिकांग को कहते हैं, है ना। तो यहाँ बताओगे सर लाइसोसोम। किसकी बात करोगे सर? लाइसोसोम। वहीं पे राइबोसोम की बात कर, ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम सुसाइड बैग। राइबोसोम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है सर? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्या होता है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये क्या होता है सर? प्रोडक्शन
ऑफ एटीपी, एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और क्या बताएं सर, गोल्जी बॉडी, तो पैकेजिंग करने का काम हो गया। ये चीज अपने यहाँ पे काम क्लियर हो गया, यानी कि 23 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कर दिए, ये भी बात सही है सर, यहीं पे लिख दे सर करेंस, हाँ पावर हाउस ऑफ द सेल, चलो ये भी कर दें, पावर हाउस ऑफ, चलो ये टर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं सर, क्या क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 है कि विच लेयर ऑफ द ओव्यूल फॉर्म द सीड कोट। अब देखो सीड कोट के फॉर्मेशन करने के लिए ओव्यूल्स की किस लेयर की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे आपका दिया है सर इंट्यूगमेंट, आपका न्यूक्लियस, एम्ब्रियोसेक और चलाजा। अच्छा देखो एम्ब्रियोसेक की बात करें तो ये कितने के होते हैं सर, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई होते हैं, ये चीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे पता होता है सर 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, तो ये आपका एम्ब्रियोसेक है, ये एंटीपोडल सिनर्जिड्स, ठीक है, एंटीपोडल सिनर्जिड्स, और फिर यहाँ पे 2 आपका पॉलर है। तो ये देखो अब इसको काउंट कैसे करेंगे, यहाँ कलर हम चेंज करते हैं आपके लिए और फिर आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और ये हो गया आपका 7 और 8, यानी कि 8 न्यूक्लियाई हो गया। अब अंदर देखो, इसके अंदर जाओगे तो आपको क्या क्या दिखेगा सर, इसके अंदर दिखेगा हमको आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई, यहाँ पे देखो 1 2 3 फिर 4 5 6 और 1 7, 7 सेल हो गया और 8 न्यूक्लियाई आपके सामने हो गया, ठीक है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो आपका होता है एम्ब्रियोसेक, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या बोला सर, सीड कोट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इंट्यूगमेंट्स जो होते हैं वो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं सर, ओव्यूल्स का हिस्सा होता है, और ये सीड कोट के फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहे होते हैं। अच्छा यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सर, रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है और शूट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर सीड की बात करते हैं तो सीड यहाँ से 2 पार्ट्स यहाँ पे निकल रहे होते हैं, एक होता है सर प्रीम्यूल, एक होता है सर क्या प्रीम्यूल, और एक होता है सर रेडिकल, क्या होता है सर, रेडिकल होता है, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे सर, अब याद करना सर एसपी, है ना, कैसे याद करोगे, एसपी से याद करोगे सर, क्या एसपी। अब देखो पी वाला है यहाँ पे तो एस और पी, एस से क्या हो गया सर सूट हो गया, और पी से क्या हो गया सर प्रीम्यूल हो गया। अब यहाँ पे क्या याद करोगे सर, आर आर, ट्रिपल आर वाली मूवी लाई थी, यहाँ पे आर आर की बात करेंगे सर, आर से रेडिकल और एक आर से क्या हो गया सर रूट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये काफी बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 25 देख लेते हैं कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अब देखो वहां पे हमको नाइट ब्लाइंडनेस की बात की जा रही थी, अब यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया सर आयोडीन किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, तो आप बताओगे सर क्या, अच्छा यहाँ पे क्या दिया सर, डिजीज कॉज की बात किया ना कि आयोडीन अगर डिफिशियंसी हो जाए तो कौन से डिजीज हो जाएंगे, तो आप बताओगे सर यहाँ पे होता है सर ग्लाइटर, है ना, ग्लाइटर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा विटामिन सी की कमी हो जाए, विटामिन सी की कमी हो जाए स्कर्वी, विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए तो रैकेट्स, और अगर बॉडी में ब्लड में आयंस की कमी हो जाएगा तो एनीमिया का यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक। अच्छा विटामिन लेने से हमारे बॉडी में किसी भी टाइप का एनर्जी गेन नहीं होता है, किसी भी टाइप का नो एनर्जी गेन, लेकिन क्या होता है, अब लेते क्यों है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं सर 26 पे। 26 है, अभी हम बताएंगे सर आपको पीडीएफ कैसे मिल सकता है ना, सारा इंफॉर्मेशन अभी दे देंगे, बस 30 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और बचे, इसको हम लोग देख लेते हैं। सर विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पार्ट होता है, झिल्ली होता है जो कि अर्ध झिल्ली के फॉर्म में यानी कि इम्परमिएबल के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या यहाँ पे सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, या फिर टोनोप्लास्ट होता है। अच्छा सेल मेम्ब्रेन को दूसरे नाम से हम बोलते हैं सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, ठीक है। सेल वॉल आपका क्या होता है सर, प्लांट्स में होते हैं, एनिमल में क्या होता है सर, सेल वॉल एब्सेंट होता है, और यही से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सर, ये प्लांट का सेल है और ये मतलब प्लांट का सेल है और ये एनिमल का। तो हम सेमी परमिएबल की बात करते हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन होता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इनके जो फॉर्मेशन होता है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन
और लिपिड के फॉर्म से मिलकर यहाँ पे लेयर की फॉर्मेशन हो रही होती है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा सर, यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। और इसके जो थर्ड पार्टिकल, थर्ड कंपोनेंट आ जाते हैं वो क्या हो जाता है सर, कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। ये चीज भी आप यहाँ ध्यान रखिए, जहाँ पे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन बात की जाती थी। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड जुड़ जाता है, नोट ही कर लीजिए आप लोग, पता है आप लोग नोट नहीं करोगे बाद में, है ना, अभी नोट कर लो। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड एक साथ मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं सर ग्लाइकोलिपिड कहने लगते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलिपिड कहने लगते हैं। वहीं पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर मिल जाते हैं तो इनको हम क्या बोलने लगते हैं सर, इसको बोलते हैं सर ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। ये चीज आपने कॉपी में इसको तुरंत नोट कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो आज जाए सर क्वेश्चन नंबर 27 पे कि विच सेल ऑर्गेनेज इज इन्वॉल्व इन द पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सर, अभी आप बताए थे सर, क्या, गोल्जी अपरेटस, है ना। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो सर ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों आपस में डिफरेंशिएट कैसे हो जाते हैं, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम उपस्थित होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देंगे, ठीक है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे किसी भी टाइप का कोई भी राइबोसोम उपस्थित नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देंगे। ये चीज आपको पहले भी बताए थे और आज भी बता रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, बी अपना यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। चलो 28 की बात कर लेते हैं सर। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसपायरेशन से, कि रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू। अब देखो किसी भी पौधे में जो रूट प्रेशर होता है, जो जड़ से जो जड़ दबाव होता है, वो किसके कारण उत्पन्न होता है। अभी यहाँ पे क्या एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है इसकी वजह से, क्या ट्रांसपायरेशन हो रहा है यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है उसके माध्यम से, इम्बेशन के माध्यम से या फिर डिफ्यूजन के माध्यम से। तो जब भी ध्यान देना कि जब भी रूट प्रेशर डेवलप की बात की जाएगी तो वो किसके कारण होगा, किसके वजह से होगा, तो यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी सर, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात की जाएगी। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 29 देख लेते हैं कि मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन। अब देखो जो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसके होते हैं, ठीक है, किसके होते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। सर ये किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो रहे होते हैं, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। तो ये किसके होते हैं सर, कॉकरोच के होते हैं। किसके होते हैं भैया, कॉकरोच के होते हैं, जो कि आपका इंसेक्टा से बिलोंग करता है ना, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए। चलो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर, क्या 30 कि ब्लड इंटर्स इनटू द किडनी थ्रू। अब देखो ब्लड है, किडनी में इंटर कर रहा हो तो किसके माध्यम से इंटर कर रहा होता है, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है और यहीं पे लगा रहता है सर इफरेंट और एफरेंट, जहां पे होता है सर क्या, रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी के माध्यम से ब्लड क्या होगा सर, किडनी के अंदर इंटर कर रहा होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। तो ये है आपका आज का टॉप 30 क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर 4 में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो रहा होगा सर, ह्यूमन फिजियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, प्लांट फिजियोलॉजी भी काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपका सेल बायो वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और 1 से 2 क्वेश्चन आपके इकोलॉजी वाले से भी आपको देख के जाने होंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी को दे सकते हो अभी जो हम लोग मॉडल पेपर 4 जो सॉल्व किए उसके अकॉर्डिंग, ठीक। बाकी भी यूनिट इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सबको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अच्छा इस पीडीएफ में आपको आंसर की भी है, तो जैसे ही आपको पीडीएफ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे सर, बैच में मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे ही पीडीएफ मिलेंगे तो वहां से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ पे ये आपको पूरा यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे, फिर इसके आंसर की भी होंगे, तो यहाँ से अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हो पेपर को लेके। अब बैच लेने के लिए आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। पुराने बच्चे तो कर लिए होंगे, नए बच्चे की बात कर लें, और जो लोग नहीं किए उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या करें सर, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे नर्सिंग गुरुकुल पे जाएंगे और फिर आपको ऐसा कुछ एम्स पैरामेडिकल का ऐसा कुछ आपको थंबनेल मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट आपका प्रिपरेशन पैकेज की बात की जा रही होगी 149 में। आपको इसमें 20+ मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेगा हर सब्जेक्ट वाइज के माध्यम से, फिर 5 मॉक टेस्ट, और इसमें से 1 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल रहा होगा। ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट पैकेज लेना, तो आप यहाँ से आराम से अपना कोर्स को ले सकते हो और यहाँ से अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दें
कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। ठीक है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, सर हमको अपडेट नहीं मिला, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होइएगा। वहाँ से आपको कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा कि सर कब क्लासेस आपकी अपलोड हो रही हैं, कब लाइव हो रही हैं, सब क्या प्रोसेस है, सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जितने लोग क्लास में अभी तक उपस्थित थे सभी लोग क्लास में अटेंडेंस लगा दीजिएगा अपने लाइक के माध्यम से, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप आज की क्लास आपकी काफ़ी अच्छी लगी होगी, जिसमें से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए कर रहे थे। मिलता हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।